हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण है। मडिगा समुदाय, न्यायमूर्ति पी रामचंद्र राजू आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण पर कानूनी संघर्ष, उपवर्गीकरण से संबंधित लाभ और चुनौतियां। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। भारत सरकार ने प्रमुख अनुसूचित जाति एससी समुदायों द्वारा अन्य सबसे पिछड़े समुदायों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करने के मुद्दे का समाधान करने के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह निर्णय विशेष रूप से तेलंगाना के मडिगा समुदाय की मांगों के संबंध में किया गया है। तो चलिए अब हम लोग नवगठित समिति का अधिदेश क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, समिति का प्राथमिक उद्देश्य संपूर्ण देश में विभिन्न अनुसूचित जाति समुदायों की शिकायतों के समाधान के लिए वैकल्पिक तरीकों का पता लगाना है। हालांकि इस समिति का गठन मडिगा समुदाय की चिंताओं के निवारण के लिए किया गया है, किंतु इस समिति का दायरा एक समुदाय अथवा राज्य से अधिक है। इसका उद्देश्य संपूर्ण देश की 1200 से अधिक अनुसूचित जातियों के भीतर सबसे पिछड़े समुदायों को लाभ, योजनाओं और पहलों के समान वितरण के लिए एक विधि का मूल्यांकन कर उसकी प्राप्ति के लिए कार्य करना है, जो अपेक्षाकृत समृद्ध तथा प्रभावशाली समुदायों से पिछड़ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग भारत में एससी के उपवर्गीकरण से संबंधित प्रमुख पहलू क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, उपवर्गीकरण का आशय निर्धारित मानदंडों अथवा विशेषताओं के आधार पर एक बड़ी श्रेणी को छोटी अधिक विशिष्ट उप श्रेणियों में विभाजित अथवा वर्गीकृत करने से है। भारत में एससी के संदर्भ में उप वर्गीकरण में सामाजिक आर्थिक स्थिति अथवा विगत भेदभाव जैसे कारकों के आधार पर एससी समूह के भीतर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग मडिगा समुदाय का संघर्ष क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मडिगा समुदाय तेलंगाना में कुल एससी आबादी का लगभग 50% है, जिसे माला समुदाय के प्रभुत्व के कारण अनुसूचित जाति संबंधी सरकारी लाभों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मडिगा समुदाय ने तर्क दिया कि अपनी पर्याप्त आबादी के बावजूद इसे एससी संबंधित पहलों में शामिल नहीं किया गया है। वे अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण के लिए वर्ष 1994 में संघर्ष कर रहे हैं तथा इसी मांग के संबंध में सबसे पहले वर्ष 1996 में न्यायमूर्ति पी रामचंद्र राजू आयोग का एवं बाद में वर्ष 2007 में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए अब हम लोग सभी राज्यों में समान मुद्दे क्या हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, विभिन्न राज्यों में एससी समुदायों ने समान चुनौतियों के समाधान हेतु आवाज़ उठाई, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य तथा केंद्र दोनों सरकारों द्वारा आयोगों का गठन किया गया। पंजाब, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने राज्य स्तर पर उपवर्गीकरण का प्रयास किया, किंतु ये प्रयास वर्तमान में विधिक प्रक्रिया के अधीन है। तो चलिए अब हम लोग संवैधानिक अवस्थिति क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 341 और 342 है। यह राष्ट्रपति को एससी और एसटी सूचियों को अधिसूचित करने तथा
संसद को ये सूचियां बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। हालांकि इसके उपवर्गीकरण के लिए कोई स्पष्ट निषेध नहीं है। तो चलिए अब हम लोग केंद्र सरकार का विगत दृष्टिकोण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में एससी के उपवर्गीकरण के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार किया था। उस समय भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल ने राय दी थी कि यह संभव हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आवश्यकता को इंगित करने के लिए निर्विवाद साक्ष्य हो। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों राष्ट्रीय आयोगों ने उस समय संविधान में संशोधन का विरोध किया था। उन्होंने इन समुदायों को मौजूदा योजनाओं और लाभों के आवंटन को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हुए तर्क दिया कि मौजूदा कोटा के भीतर उप कोटा बनाना पर्याप्त नहीं है। तो चलिए अब हम लोग एससी के उपवर्गीकरण पंजाब मामले पर कानूनी विवाद क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ष 1975 का मामला क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पंजाब सरकार ने अपने 25% एससी आरक्षण को 2 श्रेणियों में विभाजित करने की अधिसूचना जारी की। यह किसी राज्य द्वारा मौजूदा आरक्षण को उपवर्गीकृत किए जाने का पहला उदाहरण था। हालांकि यह अधिसूचना लगभग 30 वर्षों तक लागू रही, लेकिन वर्ष 2004 में इसमें कानूनी बाधाएं आ गई। तो चलिए अब हम लोग वर्ष 2004 का कानून क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में समानता के अधिकार के उल्लंघन का हवाला देते हुए आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2000 को रद्द कर दिया। इस बात पर बल दिया गया कि एससी सूची को एक एकल सजाति समूह के रूप में माना जाना चाहिए। राष्ट्रपति के पास एससी सूची अनुच्छेद 341 बनाने की शक्ति है और राज्य उपवर्गीकरण सहित इसमें हस्तक्षेप या गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। बाद में डॉक्टर किशन पाल बनाम पंजाब राज्य मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ईवी चिन्नैया मामले के निर्णय का समर्थन करते हुए वर्ष 1975 की अधिसूचना को रद्द कर दिया। तो चलिए अब हम लोग वर्ष 2006 का कानूनी विवाद क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पंजाब सरकार ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006 के माध्यम से उपवर्गीकरण को पुनः प्रारंभ करने का प्रयास किया, लेकिन वर्ष 2010 में इसे रद्द कर दिया गया। तो चलिए अब हम लोग वर्ष 2014 का कानूनी विवाद क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 के ईवी चिन्नैया मामले के निर्णय की सत्यता पर सवाल उठाते हुए मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया। तो चलिए अब हम लोग वर्ष 2020 का मामला क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, संविधान पीठ ने माना कि वर्ष 2004 के निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। एससी के एक सजाति समूह होने के विचार को खारिज कर दिया और सूची के भीतर असमान के अस्तित्व को स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा की भी सिफारिश की गई थी। तो चलिए वर्तमान का मामला क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस मामले की सुनवाई 7 न्यायाधीशों वाली बड़ी पीठ कर रही है, क्योंकि केवल इसका निर्णय ही छोटी पीठ के फैसलों को खारिज कर सकता है। उपवर्गीकरण विभिन्न राज्यों में विभिन्न समुदायों को प्रभावित करेगा, जिनमें पंजाब में वाल्मीकि और मजहबी सिख, आंध्र प्रदेश में मडिगा, बिहार में पासवान, यूपी में जाटव तथा तमिलनाडु में अरुधतियार शामिल है। तो चलिए निष्कर्ष क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं।
तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ का आगामी फैसला एक समिति की अंतर्दृष्टि के साथ अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। कानूनी मानकों के अनुरूप व्यवहारिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके हम संबंधित जोखिमों को कम करते हुए उपवर्गीकरण के संभावित लाभों का उपयोग कर सकते हैं। एक ऐसे समाज को बढ़ावा दे सकते हैं जो समावेशी, सहायक, उत्तरदायी और लचीला हो। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।